जेनेटिक डिफेक्ट्स जो कि लाइपोप्रोटीन के अपटेक और मेटाबॉलिज्म में हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया कॉज करवाते हैं वो एसिलेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ एसोसिएटेड है। अब तक होमोजाइगस जो फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है ये कॉज होती है जब एलडीएल के रिसेप्टर्स डिफेक्टिव हों और हमारे हेपेटिक एलडीएल का अपटेक भी जो है वो इनएडिक्वेट होगा। तो ये जो है ना मायोकार्डियल इन्फाक्शन करवा सकता है 20 ईयर्स ऑफ एज के बाद ये अंदर, ठीक है। बाकी अब जेनेटिक जो या फिर एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि डायबिटीज मिलाइटिस हो गया, हाइपोथायरॉइडिज्म, ये हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया करवाएंगे, तो उसके नतीजे में प्रीमेच्योर एथेरोस्क्लेरोसिस होगी। एपिडेमियोलॉजिक एनालिसिस फॉर एग्जांपल जैसे कि फ्रेमिंघम स्टडी डेमोन्स्ट्रेट करती है सिग्निफिकेंट कोरिलेशन बिटवीन द लेवल ऑफ टोटल प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल एंड सिवियरिटी ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस। अगर हम लोअर करें सीरम के कोलेस्ट्रॉल को डाइट से या फिर ड्रग से तो रेट ऑफ प्रोग्रेशन है जो है ना एथेरोस्क्लेरोसिस की उसको कम किया जा सकता है और कुछ प्लेक्स की रिग्रेशन भी हो सकती है, तो ये कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स के रिस्क को भी जो है कम कर सकते हैं। अब मैकेनिज्म जिनसे डिसलिपिडीमिया कंट्रीब्यूट करता है टू द एथेरोजेनेसिस वो कौन से हैं? सबसे पहला है कि क्रोनिक हाइपरलिपिडीमिया, पार्टिकुलरली जो हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है ना, ये डायरेक्टली हमारे एंडोथेलियल सेल के फंक्शन को इम्पेयर करता है। कैसे? याद रखिएगा कि ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन करेगा लोकली। अमंग द अदर थिंग्स ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स जो है ना ये हमारे नाइट्रस ऑक्साइड के डिके को एसेलरेट कर देंगे, जो कि मतलब हमारा वेजोडाइलेटर है, हमें पता है नाइट्रस ऑक्साइड, तो वो वेजोडाइलेटर है, तो उसकी ये एक्टिविटी डैम्पन कर देंगे कि ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स उसको एसेलरेट कर देंगे, मतलब उसके डिके को एसेलरेट कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे, बस याद रखें। इसके अलावा क्रोनिक हाइपरलिपिडीमिया से जो लाइपोप्रोटीन है ना ये एक्यूमुलेट कर जाते हैं हमारी इंटीमा के अंदर, जहाँ से ये जो है हाइपोथेसाइज हुआ है कि ये जनरेट करेंगे दो पैथोजेनिक डेरिवेटिव्स, ऑक्सीडाइज एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स। अब एलडीएल जो है ये ऑक्सीडाइज होता है थ्रू द एक्शन ऑफ द ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स, जो कि लोकली मैक्रोफेजेस बना रहे हैं ना ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स, या फिर हमारी एंडोथेलियल सेल्स से जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, तो वो इस एलडीएल को जो है ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है। अब इसको जो है मैक्रोफेजेस जो है इंजेस्ट कर देंगे थ्रू द स्कैवेंजर रिसेप्टर, जिसके नतीजे में फॉर्म सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ऑक्सीडाइज एलडीएल हमारा जो है ये स्टिमुलेट करता है लोकल रिलीज ग्रोथ फैक्टर्स का करवाएगा, साइटोकाइंस, कीमोकाइंस और मोनोसाइट्स की जो है ना मोनोसाइट उनकी रिक्रूटमेंट करा देगा। और ऑल्सो इसका जो है ये साइटोटॉक्सिक होता है एंडोथेलियल सेल के लिए, स्मूथ मसल सेल्स के लिए भी। क्या चीज़? ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल। मोर रिसेंटली ये शोन हुआ है कि माइन्यूट एक्स्ट्रा सेलुलर कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स जो हैं ये फाउंड हुए हैं अर्ली एथेरोस्क्लेरोटिक लीजन्स में, और ये डेंजर सिग्नल की तरह सर्व करते हैं कि ये मतलब इन्नेट इम्यून सेल्स को एक्टिवेट कर सकता है, जैसे कि मोनोसाइट्स को और मैक्रोफेजेस को, कि वो इंटरल्यूकिन 1 बनाए और प्रो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स बनाए। उसके बाद आ जाता है इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन जो है ना कंट्रीब्यूट करती है टू द इनिशिएशन, प्रोग्रेशन और कॉम्प्लिकेशन एथेरोस्क्लेरोटिक लीजन की, इसी की वजह से होती है। नॉर्मल वेसल्स जो है ना वो हमारे इन्फ्लामेटरी सेल्स को बाइंड ही नहीं करती, ठीक है। अर्ली एथेरोजेनेसिस में हाउएवर जो डिसफंक्शनल एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ना हमारे, वो कुछ एडेजन मॉलिक्यूल्स को एक्सप्रेस करते हैं जो कि ल्यूकोसाइट की एडेजन को प्रमोट करेगा, इन पार्टिकुलर मोनोसाइट्स की और टी सेल्स की, जो कि माइग्रेट करेंगे हमारे इंटीमा के अंदर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लोकली प्रोड्यूस कीमोकाइंस। अब सबसे पहले मोनोसाइट्स की बात करें कि वो डिफ्रेंशिएट करेंगे मैक्रोफेजेस के अंदर और एविडली इनगल्फ कर देंगे लाइपोप्रोटीन को, जो अभी हमने ऊपर भी बात की कि ऑक्सीडाइज एलडीएल को इनगल्फ कर देंगे, और स्मॉल कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स को। अब कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स जो हैं ये पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट अपीयर होते हैं, इंपॉर्टेंट इंसिगेटर्स ऑफ द इन्फ्लामेशन through activation of the inflammasome and subsequent release of the interleukin 1। अब एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस आल्सो टॉक्सिक ऑक्सीजन स्पीशीज बनाते हैं जो कि एलडीएल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे और ग्रोथ फैक्टर्स की एलेबोरेशन करवाएंगे, जो कि हमारी स्मूथ मसल सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे और प्रोलिफरेशन करवाएंगे। इस तरह के ग्रोथ फैक्टर्स इन्हीं एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस से प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और दूसरा टॉक्सिक ऑक्सीजन स्पीशी। देन टी लिम्फोसाइट्स जो है इस इन्फ्लामेशन के, ये हमारे इंटीमा की तरफ रिक्रूट होते हैं और ये इंटरेक्ट करेंगे मैक्रोफेजेस के साथ, और ये बिना क्रोनिक इन्फ्लामेशन में जो है ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब ये क्लियर नहीं है कि वेदर ये टी सेल्स जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं टू द स्पेसिफिक एंटीजेंस, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल या वायरल एंटीजेंस या हीट शॉक प्रोटीन्स, या फिर मॉडिफाइड आर्टीरियल वॉल जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को और या फिर लाइपोप्रोटीन्स को, मतलब इनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या नहीं।
या फिर ये नॉन स्पेसिफिकली एक्टिवेट हुए हैं लोकल इन्फ्लामेटरी मिल्यू में, इन्वायरमेंट में, ठीक है, ये भी अभी तक नहीं पता। तो नेवरथलेस हमारे एक्टिवेटेड टी सेल्स जो हैं इन द ग्रोइंग इंटीमल लेजन के अंदर जो है वो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन से लेबोरेट करते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है इंटरफेरोन गामा, जो कि हमारे मैक्रोफेजेस को स्टिमुलेट करेगा, एक्स्ट्रा सेल एंडोथेलियल सेल्स को और स्मूथ मसल सेल्स को। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी स्टेट हमारे एक्टिवेटेड जो ल्यूकोसाइट्स हैं और वास्कुलर वॉल जो है उसके जो सेल्स हैं वो ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज़ करेंगे और स्मूथ मसल सेल्स की प्रोलिफरेशन और मैट्रिक्स की सिंथेसिस को प्रोमोट करेंगे। उसके बाद है स्मूथ मसल सेल की प्रोलिफरेशन और मैट्रिक्स की सिंथेसिस। अब इंटीमल जो स्मूथ मसल सेल्स की प्रोलिफरेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की डिपोजिशन है ना, वो कन्वर्जन करवा देगी अर्लीस्ट लेजन को फैटी स्ट्रीक के अंदर, सॉरी अर्लीस्ट लेजन जो फैटी स्ट्रीक बनी थी उसको मैच्योर एथिरोमा के अंदर कन्वर्ट कर देगा। क्या कन्वर्ट करेगा? इसकी प्रोलिफरेशन स्मूथ मसल सेल की और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की डिपोजिशन से। तो थस ये कंट्रीब्यूट कर रहा है टू द प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ द एथेरोस्क्लेरोटिक लेजर। अब उसकी फर्दर मतलब ग्रोथ हो गई। तो इसमें भी हमने देखा कि किस तरह से ये स्मूथ मसल सेल प्रोलिफरेट किए, कोलेजन और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स डिपॉजिट हुआ है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, और एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड भी। उसके बाद कह रहा है कि सेवरल ग्रोथ फैक्टर्स भी इम्प्लिकेट होते हैं स्मूथ मसल सेल की प्रोलिफरेशन में और मैट्रिक्स की सिंथेसिस में। कौन से हैं अब ये ग्रोथ फैक्टर? प्लेटिलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर जो कि लोकली साथ में जो एडियरेंट प्लेटिलेट्स हैं उनसे रिलीज हुआ है मैक्रोफेजेस से, एंडोथेलियल सेल्स से और स्मूथ मसल सेल्स। इसके अलावा फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा। अब जो रिक्रूटेड स्मूथ मसल सेल्स हैं ना वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को बनाएंगे, सिंथेसाइज करेंगे, मोस्ट नोटेबली कोलेजन, जो कि स्टेबलाइज कर देगा एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक को। हाउएवर एक्टिवेटेड इन्फ्लामेटरी सेल्स हमारे एथेरोमास में जो है ये इंटिमल स्मूथ मसल सेल की अपोप्टोसिस भी करवा सकते हैं और ब्रेक डाउन करवा सकते हैं मैट्रिक्स का, जिसके नतीजे में अनस्टेबल प्लेक की डेवलपमेंट हो जाएगी क्योंकि वो ब्रेक हो रहा है। तो ये इसकी डिटेल हम आगे देखेंगे। अब सबसे पहले आप मॉर्फोलॉजी पे आ जाए। एथेरोस्क्लेरोसिस की डेवलपमेंट जो है वो टेंड करती है टू फॉलो अ सीरीज ऑफ मॉर्फोलॉजिक चेंजेस, जो कौन से होंगे वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले फैटी स्ट्रिक्स। फैटी स्ट्रिक्स जो हैं वो माइन्यूट सी येलो फ्लैट मैक्यूल्स की तरह बिगिन होंगी, जो कि फिर आपस में कोलिसिस करके एक इलोंगेटेड लेजन्स बना देगा 1 सेंटीमीटर या उससे भी ज़्यादा लेंथ की। देखिए 10.11 में ये फैटी स्ट्रिक्स बनी हुई हैं। सबसे पहले ये इसमें देखें ए फिगर में एओटा जो है दिखाया गया है फैटी यानी येलो स्ट्रिक्स के साथ। ये देखिए एरो जहाँ पे डिनोट कर रहा है, मेनली ये जो ओस्टिया होता है ना ब्रांचिंग वेसल का, वहाँ पे ये होती है, ठीक है, वहाँ पे। इसके अलावा अब ये बी फिगर देखें तो इसमें जो फैटी स्ट्रिक दिखाया गया एक्सपेरिमेंटल हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिक रैबिट में, जो कि इंटिमल मैक्रोफेज डिराइव्ड फॉर्म सेल्स को ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, ठीक है। अभी आपने पिक्चर देख ली तो उसके बाद इसके बारे में यही कह रहा है कि ये फैटी स्ट्रिक्स जो ना लिपिड फिल्ड फॉर्मी मैक्रोफेजेस की बनी होती हैं, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ मिनिमली रेज्ड होती हैं थोड़ी बहुत, और ये कोई भी सिग्निफिकेंट फ्लो डिस्टर्बेंस नहीं करवाएंगी। फैटी स्ट्रिक्स जो है वो एओटा ऑफ द इन्फेंट्स में, जो 1 ईयर की एज से भी कम के बच्चे होते हैं उनमें होती हैं, और प्रेजेंट होती हैं वर्चुअली सारे बच्चों में जो कि 10 साल की उम्र से ज़्यादा के हैं, रिगार्डलेस ऑफ द जेनेटिक, क्लिनिकल या डाइटरी रिस्क फैक्टर्स। नॉट ऑल फैटी स्ट्रिक्स आर डेस्टिन्ड टू प्रोग्रेस टू एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक। ज़रूरी नहीं है कि इनसे सारियों से जो है आगे जाके एथेरोस्क्लेरोसिस हो। नेवरथलेस ये नोटेबल है कि कोरोनरी फैटी स्ट्रिक्स जो हैं वो बनती हैं एडोलेसेंस के दौरान और एट द सेम एनाटॉमिक साइट्स पे, जो कि प्रोन होता है टू प्लेक लेटर इन द लाइफ, उसी जगह पे बनती है। उसके बाद है दूसरी फैटी स्ट्रिक के बाद एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक। अब की फीचर इस तरह के लीजन्स का होता है कि इंटीमल थिकनिंग हो जाती है और लिपिड की एक्यूमुलेशन होगी। इसका फिगर देखें 10.7। तो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर एथेरोमेटस प्लेक का जो हमने ऊपर देखा, ठीक है, तो हमने कहा इसमें क्या होता है, की फीचर यही है कि इंटीमल थिकनिंग होगी और इंटीमा थिकन होगा और लिपिड की एक्यूमुलेशन होगी। तो एथेरोमेटस प्लेक्स जो ना ये वाइट से लेके येलो कलर के रेज्ड लेजन्स होती हैं, ठीक है। ये 0.3 से 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर की हो सकती हैं, लेकिन ये कोलिसिस करके एक बड़ी लार्ज मैस भी बना सकती है, मासेस। थ्रोम्बस सुपर इम्पोज होगा अल्सरेटेड प्लेक पे, तो ये इम्पार्ट करेगा रेड ब्राउन कलर।
यानी अगर कोई अल्सरेटेड प्लैक है उसके ऊपर थ्रोम्बस सुपर इम्पोज हो जाता है तो उससे हमें रेड ब्राउन कलर मिलेगा। तो इस फिगर में भी देखिए 10.12 में एथेरोस्क्लेरोटिक लेजन दिखाई गई है। ए वाले फिगर में जो है एओर्टा ही दिखाया गया है माइल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ, ठीक है, जो कि फाइब्रस प्लैक का बना हुआ है, ठीक है, और ये एरो से देखिए हमें डिनोट हो रहा है। बी फिगर में देखें अगर हम, तो एओर्टा जो है वो सिवियर डिफ्यूज कॉम्प्लिकेटेड लेजन का बना हुआ है जिसमें अल्सरेटेड प्लैक भी नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। इस वाले में अल्सरेटेड प्लैक नज़र आ रहा है और इसमें देखें क्लोज एरो वाले में, तो इसमें लेजन है विथ ओवरलाइंग थ्रोम्बस के साथ, इस तरह से ये दिखता है। उसके बाद कह रहा है कि एथेरोस्क्लेरोटिक जो प्लैक्स होते हैं ना, ये पैची होते हैं, ठीक है, पैची होते हैं और यूजुअली इन्वॉल्व सिर्फ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ अ गिवन आर्टीरियल वॉल को करेंगे क्रॉस सेक्शन पे, इसीलिए ये लेशन जो है ना ई-सेंट्रिक अपीयर होती हैं। जैसे अब अगर हम इस ए फिगर में देखें, तो इस ए फिगर में जो है इसमें एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक दिखाया गया है कोरोनरी आर्टरी में। इसमें देखिए ओवरऑल आर्किटेक्चर जो है वो हमें फाइब्रस कैप जो है वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। देखिए ये एफ से जो है फाइब्रस कैप है और इसके अलावा सेंट्रल नेक्रोटिक यानी लार्जली लाइपोइड लिपिड की जो है कोर नज़र आ रही है हमें, और ब्लू कलर का जो है कोलेजन नज़र आ रहा है जो कि मैसन ट्राइकोम से स्टेन किया गया है। ल्यूमेन यानी एल ये मॉडरेटली नैरो हो गया है इसी एसेंट्रिक लेजन की वजह से, जो कि वेसल वाल को जो है अनअफेक्टेड छोड़ रही है उसके थोड़े बहुत हिस्से को। तो जो अनअफेक्टेड एरिया है वो इस एरो से देखें शोन है, बाकी ये अफेक्टेड है। अब फोकल नेचर जो है एथेरोस्क्लेरोटिक लेजन्स की, ये रिलेटेड हो सकती हैं वैगरीज ऑफ द वास्कुलर हीमोडायनामिक के साथ। लोकल फ्लो डिस्टर्बेंसेस जैसे कि टर्बुलेंस जो है ब्रांचिंग पॉइंट्स पे जो हो जाती है, ये सर्टेन पार्ट ऑफ द वेसल वॉल में स्पेशली जो प्लैक फॉर्मेशन को मतलब ससेप्टेबल कर देती है। अगर मतलब फ्लो में डिस्टर्बेंस आ जाती है तो प्लैक बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सीवियरिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो एथेरोस्क्लेरोसिस जो इन्वॉल्व करता है इंफ्रारीनल हमारे एब्डोमिनल एओर्टा को सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद कोरोनरी आर्टरीज को, देन पॉप्लिटियल आर्टरीज, उसके बाद इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज, देन वेसल्स ऑफ द सर्कल ऑफ विलिस को, ठीक है। तो ये इसका सीक्वेंस है। तो इवन कुछ पेशेंट्स में एथेरोस्क्लेरोसिस जो है ना टिपिकली मोर सीवियर हमारे एब्डोमिनल एओर्टा में होता है बनस्पत थोरेसिक एओर्टा के, एब्डोमिनल में ज़्यादा होगा। वेसल्स हमारे अपर एक्सट्रीमिटीज़ की यूजुअली बच जाती हैं, स्पेयर्ड है, जैसे कि हमारी मेसेंट्रिक और रीनल आर्टरीज भी बच जाती हैं एक्सेप्ट अपनी ओस्टिया वाली लोकेशन, वहाँ पे नहीं बचेंगी, वहाँ पे टर्बुलेंस होगी तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है। अब ये इंपॉर्टेंट है टू नोट कि सीवियरिटी एथेरोस्क्लेरोसिस की एक वास्कुलर लोकेशन में जो है वो नेसेसरीली प्रेडिक्ट नहीं करती उसकी सीवियरिटी किसी और में। फॉर एग्जांपल एओर्टा वर्सेस कोरोनरी आर्टरीज। नेवरथलेस कोई भी जो है गिवन पेशेंट जो है वो टेंड करता है टू शो कंपेरेबल सीवियरिटी ऑफ डिजीज थ्रू आउट हिज और हर वास्कुलेचर। फाइनली किसी भी गिवन वेसल में लेजन जो है वेरियस स्टेजेस ऑफ सीवियरिटी पे ऑफन को एग्जिस्ट भी करती है, यानी एक वेसल में किसी एक स्टेज पे दूसरी वेसल में किसी दूसरे स्टेज पे वो हो सकता है सीवियरिटी के हिसाब से। फिर कह रहा है कि एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक्स जो है उनको 3 प्रिंसिपल कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 उनमें सेल्स होते हैं जिसमें आ जाता है स्मूथ मसल सेल्स, मैक्रोफेजेस और टी सेल्स। नंबर 2 एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है जिसमें कोलेजन आ जाता है, इलास्टिक फाइबर्स और प्रोटियोग्लाइकन्स। नंबर 3 इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड्स आ जाते हैं। तो इस फिगर में भी देखें 10.13 ए में, ए और बी फिगर में देखें तो प्रोपोर्शन और कॉन्फ़िगरेशन जो है हर एक कंपोनेंट की वेरी करती है फ्रॉम लेजन टू लेजन। मोस्ट कॉमनली प्लैक्स जो है वो सुपरफिशियल फाइब्रस कैप के बने होता है उनमें, जिनमें जो बना होता है स्मूथ मसल सेल्स का ये कैप और रिलेटिवली डेंस कोलेजन का। जहाँ पे कैप जो है वो मीट करता है वेसल वॉल के साथ यानी कि शोल्डर जिसको हम कहते हैं, तो ये ज़्यादा सेलुलर एरिया है जहाँ पे मैक्रोफेजेस और टी सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, और स्मूथ मसल सेल्स भी। डीप अगर हम देखें फाइब्रस कैप के, तो एक नेक्रोटिक कोर होती है जिसमें लिपिड होता है प्राइमरीली कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल के एस्टर्स, नेक्रोटिक डेब्रिस होती है, वेरिएबली ऑर्गेनाइज्ड थ्रोम्बस और बाकी प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर कोलेस्ट्रॉल फ्रीक्वेंटली जो है ना वो क्रिस्टलाइन एग्रीगेट्स की फॉर्म लेगा और जो कि वॉश आउट हो जाते हैं रूटीन टिश्यू प्रोसेसिंग के दौरान, और पीछे जो है एम्प्टी कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट्स रह जाएंगे।
पेरिफेरी जो है लीजन्स की वो नियोवास्कुलराइजेशन शो करेगी, यानी कि प्रोलिफरेटिंग हमें स्मॉल ब्लड वेसल्स नज़र आएंगी, जो कि सी फिगर में भी देखें। अच्छा, उससे पहले ये बी वाला फिगर भी देख लें। तो इसमें जो है शोन है मॉडरेट पावर व्यू प्लैक का, जिसमें हमें ए जो है डिनोट कर रहा है, यानी ए वाला जो ये फिगर था ना उसी का मॉडरेट पावर व्यू है। ठीक है, अब इसको जो है ब्लैक स्टेन किया गया, इलास्टिन को ब्लैक कलर का ही हमें इलास्टिन नज़र आ रहा है। इंटरनल और एक्सटर्नल इलास्टिक मेम्ब्रेन्स एटेन्यूएट हो रही है, और मीडिया आर्टरी का जो है पतला सा नज़र आ रहा है अंडर द मोस्ट एडवांस्ड प्लैक। ये देखिए एरो शो कर रहा है। इस वाले फिगर में हाई पावर व्यू है जंक्शन का ऑफ द फाइब्रस कैप एंड द कोर, उनके जंक्शन का, जो हमें स्कैटर्ड इन्फ्लामेटरी सेल्स नज़र आ रहे हैं, कैल्सिफिकेशन मिल रही है, एरो हेड जो है ये कैल्सिफिकेशन शो कर रही हैं, और इसके अलावा नियोवास्कुलराइजेशन भी हमें ये स्मॉल एरोज से नज़र आ रही है। ठीक है, वेसल्स बन रही हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि मीडिया डीप टू द प्लैक जो है ना वो एटेन्यूएट हो सकता है और एग्जिबिट करता है फाइब्रोसिस सेकेंडरी टू द स्मूथ मसल सेल की एट्रोफी और लॉस के बाद, उसकी मतलब फाइब्रोसिस हो जाएगी। टिपिकल एथेरोमस जो है वो उनमें रिलेटिवली एबंडेंट लिपिड होता है, लेकिन सम जो है उनमें सो कॉल्ड फाइब्रस प्लैक्स जो हैं वो कंपोज्ड होते हैं ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली स्मूथ मसल सेल्स के और फाइब्रस टिश्यू के बने होंगे। प्लैक्स जनरली प्रोग्रेसिव होते हैं और वो बड़े होते जाएंगे टाइम के साथ, सेल की डेथ की वजह से और डीजेनरेशन की वजह से, सिंथेसिस की और डिग्रेडेशन जैसे जैसे होती जाएगी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की, यानी रीमॉडलिंग हम इसको कहते हैं, और इसके अलावा थ्रोम्बस की ऑर्गेनाइजेशन की वजह से तो बड़े होते जाएंगे। अब एथेरोमास ऑल्सो ऑफन उनमें कैल्सिफिकेशन भी हो जाती है, जो अभी हमने इस फिगर में भी देखी। ठीक है, कैल्सिफिकेशन। फिर कह रहा है कि एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक्स जो हैं ये ससेप्टेबल होते हैं टू सेवरल क्लिनिकली इंपॉर्टेंट चेंजेस। अब इनमें क्या चेंजेस आ सकते हैं? रप्चर होना, अल्सरेशन और इरोजन, ये चीज़ें जो है ना ये ल्यूमिनल सरफेस ऑफ द एथेरोमेटस प्लैक पे इनको जो है एक्सपोज कर देती हैं हाईली थ्रोम्बोजेनिक सब्सटेंसेस को। ठीक है, वो उनको मतलब एक्सपोज कर देती हैं और थ्रोम्बस की फॉर्मेशन इंड्यूस करवा देंगी, यानी प्लैक अगर रप्चर कर गया तो उसकी वजह से थ्रोम्बस इसीलिए होता है। तो थ्रोम्बा जो ना पार्शियली या कम्प्लीटली हमारे लूमन को वेसल को एक्लूड कर देंगे, उसकी वजह से टिश्यू की इस्कीमिया होगी, फॉर एग्जांपल हार्ट में। तो फिगर देखें, इसमें हमारे पास शोन है 10.14 में एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक रप्चर। ठीक है, ये ए फिगर जो है इसमें हमें प्लैक रप्चर नज़र आ रहा है, लेकिन ये सुपर इम्पोज थ्रोम्बस के बगैर है। उस पेशेंट में जिसने अभी अभी जिसकी सडनली जो है जिसकी मतलब सडनली डेथ हो गई हो उसमें। जबकि ये साथ वाला अगर अब हम बी फिगर देखें तो इसमें अक्यूट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस दिखाई गई है, जो सुपर इम्पोज है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक पे, और इसमें फोकल डिसरप्शन हो गई है फाइब्रस कैप की। तो ये ट्रिगर कर रहा है फैटल मायोकार्डियल इन्फाक्शन को। अब दोनों ए एंड बी जो फिगर्स हैं उसमें एरो जो है ना ये पॉइंट कर रहा है, इसमें देखिए ये वाला एरो, उसमें ये एरो पॉइंट कर रहा है साइट ऑफ प्लैक रप्चर, जहाँ से रप्चर हुआ है। तो मतलब ये ऐसे थ्रोम्बस बन सकता है। तो अगर पेशेंट सर्वाइव कर जाएगा तो थ्रोम्बा जो है ना वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा और फिर वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा ग्रोइंग प्लैक के अंदर। ठीक है, देन हेमरेज इनटू अ प्लैक की बात करें तो रप्चर जो है ओवरलाइन फाइब्रस कैप का अगर रप्चर हो जाता है या थिन वॉल्ड वेसल का इन द एरिया ऑफ द न्यूवास्कुलराइजेशन, तो ये इंट्रा प्लैक हेमरेज करवा देगा। तो उसके नतीजे में हेमाटोमा बन जाएगा, जो कि रैपिड प्लैक एक्सपेंशन कॉज करवा सकता है या प्लैक का रप्चर करवा सकता है। देन है एथेरो एम्बोलिज्म। तो रप्चर्ड प्लैक जो है ना ये डिस्चार्ज करेगा डेब्रिस को ब्लड के अंदर, तो ये माइक्रो एम्बोलाई बना देंगे, जो कि प्लैक के कंटेंट के ही बने होंगे, छोटे छोटे से एम्बोलाई। एन्यूरिज्म फॉर्मेशन देखें तो एथेरोस्क्लेरोसिस इंड्यूस जो प्रेशर है इस्केमिक या फिर इस्केमिक एट्रोफी, जो उस मतलब प्लैक की वजह से हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है तो उस मीडिया के ऊपर, तो ये इलास्टिक टिश्यू का लॉस करवा देगा, जिसके नतीजे में जो है स्ट्रक्चरल वीकनिंग होगी और ये एन्यूरिज्मल डायलिटेशन एंड रप्चर करवा सकता है, जो अभी हम बात कर चुके हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि क्लिनिकोपैथोलॉजी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे एथेरोस्क्लेरोसिस के। लार्ज हमारी इलास्टिक जो आर्टरीज हैं जिनमें एओर्टा आ जाता है, कैरोटिड, इलियक आर्टरीज इसके अलावा, और इसके अलावा हमारी लार्ज और मीडियम साइज़ की मस्कुलर आर्टरीज जैसे कि कोरोनरी, रीनल
और पोप्लिटियल आर्टरीज, ये वेसल्स मोस्ट कॉमनली एथेरोस्क्लेरोसिस में इन्वॉल्व होती हैं। अब अकॉर्डिंगली एथेरोस्क्लेरोसिस जो है ना मोस्ट लाइकली है कि ये साइंस एंड सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करे जो कि इस्कीमिया से रिलेटेड हो ऑफ द हार्ट, ब्रेन, किडनीज एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़। मायोकार्डियल इन्फेक्शन जैसे हार्ट अटैक जो है और सेरेब्रल इन्फेक्शन यानी स्ट्रोक, एओर्टिक एन्यूरिज्म और पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज जिसमें गैंग्रीन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज आ जाता है, ये मेजर क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंस हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के। नेचुरल हिस्ट्री, मॉर्फोलॉजिक फीचर्स और मेन जो पैथोजेनिक इवेंट्स हैं वो इस फिगर 10.15 में समराइज हुए हैं। देखिए समरी है इसमें नेचुरल हिस्ट्री, मॉर्फोलॉजिक फीचर और मेन पैथोजेनिक इवेंट्स के और क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशंस भी एथेरोस्क्लेरोसिस की इसमें समराइज की गई हैं। तो इसमें आप देखें एक प्री क्लिनिकल फेज़ है, उसके बाद क्लिनिकल फेज़ है। प्री क्लिनिकल फेज़ में सबसे पहले एक नॉर्मल आर्टरी है, तो उसमें जो है फैटी स्ट्रिक्स बनती हैं, सारा हम पढ़ के आए हैं। तो वो आगे जाके फाइब्रोफैटी प्लैक बना देगा, जो आगे जो है एडवांस्ड वल्नरेबल प्लैक बन सकता है। अब नॉर्मल आर्टरी जो है वो डायरेक्टली भी फाइब्रोफैटी प्लैक बना सकती है अगर लेजन जो है उसमें प्रोन एरियाज़ हों और वो रिस्क फैक्टर से एक्सेलरेटेड हो, जैसे कि एंडोथेलियल डिस्फंक्शन अगर हो जाता है नॉर्मल आर्टरी में, या मोनोसाइट की एडिशन और एमिग्रेशन होती है, स्मूथ मसल सेल की माइग्रेशन हो इंटिमा में, स्मूथ मसल सेल प्रोलिफरेशन हो, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की एलेबोरेशन या लिपिड की एक्यूमुलेशन, तो डायरेक्टली फाइब्रोफैटी प्लैक बनेगा। अब वो एडवांस वल्नरेबल प्लैक बनेगा कैसे? जब सेल डेथ और डिजेनरेशन होगी, उसमें इन्फ्लामेशन होगी, इसी में प्लैक की ग्रोथ होगी या रीमॉडलिंग हो जाएगी प्लैक की और वॉल की और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी थ्रोम्बस के अंदर या कैल्सिफिकेशन। तो ये हो गया सारा प्री क्लिनिकल फेज़ जो कि यूजुअली यंग एज पे होता है। अब यहाँ पे ये क्लिनिकल है, जो हॉरिजन है। अब क्लिनिकल फेज़ जो कि यूजुअली मिडिल एज या फिर एल्डरली में होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि वही जो एडवांस्ड वल्नरेबल प्लैक है उसकी या तो जो है म्यूरल थ्रोम्बोसिस की वजह से या इम्पोलाइजेशन की वजह से या वॉल वीकनिंग की वजह से एन्यूरिज्म एंड रप्चर हो सकता है। इसके अलावा या फिर यही एडवांस वल्नरेबल प्लैक जो है वो रप्चर करके, इरोजन करके, हेमरेज करके या म्यूरल थ्रोम्बोसिस या एम्बोलाइजेशन करके ऑक्लूड कर सकता है थ्रोम्बस को, मतलब ऑक्लूजन हो सकती है, थ्रोम्बस बन जाएगा और ऑक्लूजन हो जाएगी। या फिर इसी की प्रोग्रेशन होगी, प्लैक बड़ा होगा और वो क्रिटिकल स्टीनोसिस करवा देगा। तो कह रहा है कि जो प्रिंसिपल पैथोफिजियोलॉजिक आउटकम है वो स्टेम करता है फ्रॉम द एथेरोस्क्लेरोटिक लेजन, वो वेरी करता है, डिपेंड करता है साइज ऑफ द अफेक्टेड वेसल पे, साइज एंड स्टेबिलिटी प्लैक की और डिग्री की जिस हद तक प्लैक डिसरप्ट करता है वेसल की वॉल को। अब जो है नेक्स्ट जो है वो हम डिस्क्राइब करेंगे फीचर एथेरोस्क्लेरोटिक लेजन्स के जो कि टिपिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सबसे पहला है एथेरोस्क्लेरोटिक स्टीनोसिस। तो एट अर्ली रीमॉडलिंग जो है ना मीडिया की, वो टेंड करती है टू प्रिजर्व द ल्यूमिनल डायमीटर। ठीक है, वो रीमॉडल करेगा और डायमीटर को प्रिजर्व करेगा, मतलब वो इंक्रीज कर देगा ओवरऑल वेसल के सर्कमफेरेंस को। तो ओइंग टू द लिमिट्स ऑन रीमॉडलिंग हाउएवर इवेंचुअली द एक्सपेंडिंग एथेरोमा जो है ना वो इम्पिंज कर सकता है ब्लड फ्लो के ऊपर। आल्दो दिस मोस्ट कॉमनली हैपेंस एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अक्यूट प्लैक चेंज, जो भी हम आगे भी देखेंगे। तो ये ऑल्सो जो है ना ग्रेजुअली भी हो सकता है, जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल स्टीनोसिस, बीइंग द टिपिंग पॉइंट एट विच द ऑक्लूजन लिमिट्स द फ्लो सो सीवियरली, इतना मतलब वो फ्लो को लिमिट कर देगी ऑक्लूजन कि टिश्यू की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी बनस्बत सप्लाई की। तो कोरोनरी आर्टरी में और बाकी सर्कुलेशंस में जो है ये टिपिकली होता है जब वेसल अप्रोक्सीमेटली 70% ऑक्लूड हो जाती है तो स्टीनोसिस होती है। ठीक है, एट रेस्ट जो अफेक्टेड पेशेंट है उनको कार्डियक परफ्यूजन उनकी एडिक्वेट होगी, लेकिन इवन मॉडेस्ट एक्सर्शन में उनकी जो है डिमांड जो है बढ़ जाएगी सप्लाई की। चेस्ट पेन हो जाएगा उनको कार्डियक इस्कीमिया की वजह से, जिसको हम कहते हैं स्टेबल एंजाइना। The toll of chronic arterial hypoperfusion due to the atherosclerosis in the various vascular bed include bowel ischemia होगी, sudden cardiac death, chronic ischemic heart disease, ischemic encephalopathy और intermittent claudication जिसको हम ischemic leg pain कहते हैं। देन acute plaque change की बात करें अब, तो प्लैक की इरोजन या फिर उसका रप्चर जो है ना टिपिकली ट्रिगर करता है थ्रोम्बोसिस को, जो कि लीड करेगा पार्शियल या कंप्लीट वास्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ और ऑफन टिश्यू की इन्फेक्शन करवा देगा, जो भी हमने फिगर में भी देखा। इसमें देखें 10.5 में अक्यूट प्लैक चेंज। ठीक है, ये हमारे पास अक्यूट प्लैक चेंज है कि मतलब
एरोजन या रप्चर की वजह से थ्रोम्बोसिस हो रही है और उसके नतीजे में पार्शियली या कम्प्लीटली वास्कुलर ओब्लिट्रेशन होगी और टिश्यू इन्फार्क्ट कर जाएगा। तो प्लैक चेंजेस जो है ना, ये 3 जनरल कैटेगरीज में फॉल करते हैं। या तो रप्चर या फिशरिंग होगी, इरोजन या अल्सरेशन, या फिर हेमरेज हो जाएगी। तो सबसे पहले देखें, रप्चर या फिशरिंग जो है ना वो एक्सपोज कर देता है हाईली थ्रोम्बोजेनिक प्लैक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। इरोजन या अल्सरेशन से जो है ना थ्रोम्बोजेनिक सब एंडोथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन एक्सपोज हो जाएगी टू द ब्लड। हेमरेज से जो है, जब हेमरेज हो जाएगी एथ्रोमा में, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो अब ये रिकॉग्नाइज हुआ है कि प्लैक जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए एंड अदर अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम्स के लिए, जो कि ऑफन एसिम्टोमेटिक होते हैं बिफोर द अक्यूट इवेंट। यानी अक्यूट इवेंट से पहले जो एसिम्टोमेटिक होते हैं उनके लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लैक्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिम्टम्स जो है ना वो ट्रिगर होते हैं थ्रोम्बोसिस पे, जब लेजन के ऊपर थ्रोम्बोसिस हो जाए, जो कि प्रीवियसली जिसने कोई सिग्निफिकेंट ल्यूमिनल ओक्लूजन नहीं करवाई थी। तो वरिज्म जो कंक्लूजन है वो ये है कि लार्ज नंबर ऑफ एसिम्टोमेटिक जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो रिस्क पे होते हैं फॉर द कैटास्ट्रोफिक कोरोनरी इवेंट। अब कॉजेज जो है जो अक्यूट प्लैक चेंज के वो कॉम्प्लेक्स है और उसमें दोनों आ जाते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर्स भी जैसे प्लैक का स्ट्रक्चर, उसके कंपोजिशन, और इसके अलावा एक्सट्रिंसिक फैक्टर जैसे कि ब्लड प्रेशर। तो ये फैक्टर्स जो है ना कंबाइन होके वीकन कर देते हैं हमारे प्लैक की इंटेग्रिटी को और उसको अनेबल कर देते हैं टू विथस्टैंड द वास्कुलर शेयर फोर्सेस। सर्टेन तरह के प्लैक्स बिलीव हुए हैं टू बी एट अ पार्टिकुलर हाई रिस्क ऑफ रप्चरिंग। उसमें कौन से आ जाते हैं, वो प्लैक्स जिनमें लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म सेल्स पाए जाएँ, एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड जो है ज़्यादा हो प्लैक में, और फाइब्रस कैप्स उनके पतले से हों, जिनमें मतलब बहुत ही थोड़े से स्मूथ मसल सेल्स हों, और प्लैक्स में क्लस्टर्स और इन्फ्लामेटरी सेल्स पाए जाएँ। तो प्लैक्स जो हाई रिस्क पे होते हैं ना फॉर द रप्चर, उनको हम कहते हैं वल्नरेबल प्लैक्स। इस फिगर में जो है ये वल्नरेबल और स्टेबल एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक्स दिखाए गए हैं। स्टेबल वाले जो हैं वो डेंसली कोलेजनाइज्ड हुए हुए हैं और थिकन्ड उनका फाइब्रस मोटा सा कैप है, मिनिमल इन्फ्लामेशन है और नेग्लिजिबल अंडरलाइंग एथेरोमेटस कोर है, बिल्कुल थोड़ा सा। जबकि वल्नरेबल प्लैक्स में पतली सी फाइब्रस कैप है, लार्ज लिपिड कोर है और इन्फ्लामेशन भी ज़्यादा है। तो ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। फाइब्रस कैप में भी कंटिन्यूसली रीमॉडलिंग होती है, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी जो है ना वो प्रोपोर्शनल होती है कोलेजन